हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SNG स्टडी हब। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर अम्ल भस्म तथा लवण के तीसरा पार्ट आज हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसके पहले के वीडियो जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 2 के वीडियो में हम लोगों ने अम्ल के प्रकार के बारे में पढ़ा। आज हम लोग सीखेंगे अम्ल के गुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। बताइए, इससे पहले भी मैंने बताया हूं, नींबू, सिरका, ये सभी का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तो इसके जो गुण होते हैं वो है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। सेकंड, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जब अम्ल में किसी नीले लिटमस पत्र को डुबोया जाए तो वो उसका कलर जो है वो लाल रंग का हो जाता है। तो ये इसके गुण होते हैं। तीसरा गुण है कुछ अम्ल विषैले होते हैं। विषैले का मतलब इसे खाया नहीं जा सकता, यथा जैसे कार्बोलिक अम्ल, जिसे हम लोग फेनॉल भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5OH। फेनॉल जो है हम लोग घर में कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, साफ सुथरा रखने के लिए यूज करते हैं, उसे कार्बोनिक अम्ल होता है इसमें। तो ये अम्ल जो होते हैं वो विषैले होते हैं। कुछ अम्ल संक्षारक एवं हानिकारक होते हैं। संक्षारक का मतलब जो हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि अगर सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल को डायरेक्ट हाथ में ले लिया जाए तो वो हाथ जो होता है वो गल जाता है, कहने का मतलब मांस गल जाता है, वो हानिकारक भी होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। तो कुछ अम्ल विषैले होते हैं तो कुछ अम्ल संक्षारक एवं हानिकारक होते हैं। इसका एग्जांपल, तो जो अम्ल विषैले होते हैं जैसे कि कार्बोनिक अम्ल, कुछ अम्ल संक्षारक और हानिकारक होते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये तीन गुण हुए। चौथा गुण है अम्लीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। जब अम्लीय विलयन में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो वो विद्युत का संचालन करते हैं। ये अम्ल का 4 गुण हुआ। ये 5वां गुण है अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इससे पहले भी हम लोग अम्ल के बारे में पढ़े थे कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है या मुक्त करती है। तो ये 5वां गुण है अम्ल की, कि जो धातुओं के साथ क्रिया करती है तो उसके साथ लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमेशा जो है कोई भी अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर करेगी। जैसे कि HCl प्लस Zn। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक धातु जब अभिक्रिया करती है तो ये बनाती है जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसी तरह H2SO4 प्लस जिंक, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक, ये दोनों जब अभिक्रिया करती है तो जिंक सल्फेट लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसी तरह अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्त है कि कुछ धातु जो होते हैं वो अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते हैं। तो इसके कुछ शर्त है। शर्त ये है कि जो भी अम्ल है वो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर के धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है तथा एक लवण बनाता है। अब ये सक्रियता श्रेणी क्या होता है, तो देखिए इधर देखते हैं हम लोग सक्रियता श्रेणी क्या होता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो मैंने कुछ धातु लिख चुके हैं, उसका संकेत भी दिया हुआ है और उसकी सक्रियता। सक्रियता का मतलब होता है, सक्रिय का मतलब होता है कि कौन सा धातु कितना अधिक सक्रिय है, मतलब किसी भी तत्व के साथ या किसी यौगिक के साथ वो कितनी जल्दी अभिक्रिया कर सकती है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं सक्रिय या सक्रियता। तो सबसे पहले जो सबसे अधिक सक्रिय धातु होते हैं वो होते हैं पोटेशियम, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है किसी भी यौगिक के साथ अभिक्रिया कर लेती है। इसके बाद नंबर आता है कैल्शियम, इसके बाद आता है सोडियम, इसी तरह घटते जाता है।
तो सबसे अधिक सक्रिय धातु होते हैं पोटेशियम और सबसे कम सक्रिय धातु होते हैं सोना। तो अब आते हैं यहाँ पे अम्ल में। तो अम्ल सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर के धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है तथा एक लवण बनाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु हैं वो सभी अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। लेकिन इसके नीचे अगर हाइड्रोजन के नीचे जितने भी धातु हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, किंतु हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुओं से किसी अपचायक की उपस्थिति में ही अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोजन से नीचे जितने भी धातु हैं वो अगर किसी अपचायक की उपस्थिति होती है तभी जाके ये लवण और हाइड्रोजन गैस जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मुक्त करती है। तो यहाँ पे अपचायक क्या होता है? तो जिस तत्व या यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसी तत्व या यौगिक को अपचायक कहते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल एक अपचायक होता है, इसलिए यह हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुओं से भी अभिक्रिया करता है। तो अब ये HNO3 जो है वो अपचायक होता है। अब इसके नीचे जो भी धातु हैं, अब इसके साथ अगर मिलेगा तो वो हाइड्रोजन से नीचे जो भी स्थित धातु हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में कॉपर, यहाँ पे देखते हैं तांबा, कॉपर HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये बनाती है कॉपर नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो इस तरह से जितना अधिक सक्रिय धातु हाइड्रोजन के ऊपर धातुएं होंगे वो सभी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन और लवण बनाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन तत्व के नीचे जो भी धातुएं होगी वो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर किसी अपचायक की उपस्थिति रहती है तभी वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे कि HNO3 के साथ अगर यह नीचे की धातु अगर अभिक्रिया करती है तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। आइए देखते हैं छठा गुण। तो धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो अगर धातु अम्ल के साथ या धातु के जितने भी कार्बोनेट हैं या धातु के बाइकार्बोनेट हैं, कार्बोनेट का मतलब CO3, बाइकार्बोनेट का मतलब SCO3, तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ये कार्बोनेट। तो धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। जैसे कि धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, लवण, जल तथा CO2। अब Na2CO3 जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, अगर ये अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये बनाती है NaCl, लवण, सोडियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती है। इसी तरह ZnCO3 जिंक कार्बोनेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों जब अभिक्रिया करती है तो ये जिंक सल्फेट बनाता है और जल बाहर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। इसी तरह अगर धातु बाइकार्बोनेट में धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये भी सेम लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती है। जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों जब अभिक्रिया करती है तो ये बनाती है NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। तो ये छठा गुण जो है वो है अम्ल का। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करती है कोई भी अम्ल तो लवण बनाती है, जल बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करती है। अब आते हैं सातवें गुण की ओर। तो सातवां गुण इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करती है तो वो लवण तथा जल बनाते हैं। तो इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे अम्ल और क्षारक जिसे हम लोग भस्म भी कहते हैं, लवण प्लस जल, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाती है NaCl लवण और हाइड्रोजन जल जो है वो बाहर करती है। इसी तरह H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अम्ल हो गए, ये भस्म हो गए, ये दोनों अभिक्रिया करती है तो ये बनाती है कैल्शियम सल्फेट
और H2O जल बाहर करता है। नेक्स्ट है 8वां गुण अम्ल के। जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? तो पता ही है, पहले भी बताया हूं कि धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो मूलतः क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। तो जितने भी धातु ऑक्साइड है, धातु हाइड्रोक्साइड है, वो सभी क्षारक कहलाते हैं, मतलब भस्म कहलाते हैं। तो जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये स्वयं लवण और जल ही बनाएगी। तो धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाते हैं, जैसे कि CuO कॉपर ऑक्साइड, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है CuCl2 कॉपर क्लोराइड और जल बाहर। इसी तरह CuO प्लस H2SO4 कॉपर ऑक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा CuSO4 कॉपर सल्फेट लवण और H2O जल बाहर होता है। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग कली चूना भी कहते हैं। चूना पाउडर जो होता है उसे CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। जब ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O जल। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं 9वें गुण की ओर। तो धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अम्ल क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो धातु हाइड्रोक्साइड पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सभी क्या होते हैं? क्षारक। पहले पढ़ चुके हैं जितने भी भस्म या क्षारक होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ चुके हैं आप लोगों ने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सभी क्या है? धातु हाइड्रोक्साइड ही है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने अलग से फिर से लिखवा दिया कि धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अम्ल क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो धातु हाइड्रोक्साइड ये हुआ या धातु ऑक्साइड हुई, ये सभी जो होते हैं वो क्षारक ही कहलाते हैं। जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सभी क्षारक के ही एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह अगर धातु हाइड्रोक्साइड रहे चाहे क्षारक रहे या धातु ऑक्साइड रहे तो इसका मतलब है कि वो क्षारक ही है। हमेशा जब भी जब अम्ल उस क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो वो लवण और जल ही बनाते हैं। तो धातु हाइड्रोक्साइड प्लस अम्ल और लवण प्लस जल जो है वो बाहर हो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaCl प्लस H2O बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और H2O। तो इसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी भी पहले दे चुका हूं। अब लास्ट गुण है अम्ल की जल से अभिक्रिया। अगर अम्ल जल से अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा? तो अम्ल पहले भी पढ़ चुके हैं कि अम्ल जो है वो जल में आयनित होकर क्या प्रदान करते हैं? हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो बाहर करते हैं। तो उसके साथ ऊष्मा भी बाहर होती है। तो अम्ल जल में आयनित होकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर जल में डाला जाए तो H3O+ ये हाइड्रोनियम आयन होता है। पहले भी बता चुका हूं कि HCl जब भी है HCl प्लस H2O ये अलग होता है H+Cl- के साथ। लेकिन पहले ही बताया हूं कि हाइड्रोजन जो आयन होते हैं वो हमेशा जो है स्वतंत्र नहीं होते, वो जल के साथ होते हैं जो ये बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसलिए यहाँ पे लिखा हूं मैंने H3O+ और क्लोरीन माइनस आयन अलग होगा और इसके साथ ऊष्मा भी प्रदान किया जाता है या ऊष्मा भी बाहर होता है। तो सेम H2SO4 के साथ भी अगर जल में डाला जाए तो ये भी हाइड्रोनियम आयन बाहर करेगी और सल्फेट आयन बाहर होगा और ऊष्मा बाहर होगा। सेम इसमें भी सेम वैसा ही होगा। तो ये जो अभिक्रिया है अम्ल की जल से, तो अम्ल और जल के बीच हमेशा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निकलती है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है या बाहर निकलती है वैसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो अम्ल और जल के बीच हमेशा जो है वो ऊष्मा बाहर होता है, तो जिस वजह से उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये पॉइंट है, काफी कंफ्यूजन होता है इसमें। चूना पत्थर, संगमरमर और चौक जिसे ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है तथा अंडे का खोल, अंडे का जो बाहरी आवरण होता है, वो सभी जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग रूप है। तो कह सकते हैं कि इसका भी चूना पत्थर का भी सूत्र जो होगा रासायनिक सूत्र वो CaCO3 होगा, संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, चौक का भी CaCO3 ही होता है और अंडे का जो खोल बना होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। तो ये सभी जो है एक कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग रूप है, लेकिन इसका जो रासायनिक सूत्र है वो सभी का सेम ही है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने अम्ल के गुण के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक के परीक्षण करने के लिए सूचकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग लिटमस के बारे में पढ़ेंगे, जो पहले भी हम लोग पढ़े थे कि ये अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता। तो यहाँ पे हम लोग लिटमस के बारे में पढ़ेंगे, प्लस जो भी प्राकृतिक या संश्लेषित सूचक हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।